बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ फ़ैज़ा रियाज़ और हम आपके लिए ये मॉर्निंग शो लेकर आते हैं जिसमें बहुत से मज़े मज़े के सेगमेंट्स होते हैं। कुछ पॉलिटिकल स्टोरीज़ होती हैं, कुछ स्पोर्ट्स बेस्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी हेल्थ बेस्ड स्टोरीज़ होती हैं। माशरे के पॉजिटिव इश्यूज़ को हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि माशरे के अंदर या आपस के रवैयों के अंदर पॉजिटिविटी लाई जाए। तो आज का जो हमारा पहला सेगमेंट होगा वो होगा जी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। वो इस वजह से क्योंकि टेस्ट मैच जारी है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा टेस्ट मैच है ये मेलबर्न में खेला जा रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। पहला मैच अनफॉर्चुनेटली हम हार गए थे और बहुत ही बुरे तरीके से हारे थे, लेकिन एटलीस्ट दूसरे मैच के अंदर ये तो दिल को तसल्ली और खुशी है ना कि हम अच्छा जम कर खेल भी रहे हैं। क्योंकि हमने दूसरे टेस्ट मैच का जब शुरू किया, आगाज़ किया, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को ना टिकने नहीं दिया। हमने उनके जो बड़े बड़े मायानाज बल्लेबाज थे ना मेलबर्न के अंदर, हमने उन्हें टिकने नहीं दिया और सिर्फ 312 रन पर हमने जो है ना उनकी इनिंग्स ख़त्म कर दी। उसके बाद अब पाकिस्तान ने जब बैटिंग का आगाज़ किया तो आई थिंक इमामुल हक सबसे पहले आउट हो गए थे 10 रन बनाकर। हालांकि गुज़िश्ता मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इस मैच में वो 10 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अच्छी पार्टनरशिप जो है वो जमी है शान मसूद की और अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला ने 62 रन बनाए और शान मसूद ने जो है 54 रन बनाए, लेकिन इसके बाद जो है ये पार्टनरशिप भी टूट गई। बाबर आजम से तवक्कुआत थी कि बाबर आजम में भी कम बैक करे, अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन एक बार फिर वो सिर्फ मेहमानों की तरह आए टीम के अंदर और मेहमानों की तरह चलते बने। बाबर आजम का वो जो चार्म था ना कि वो नंबर 1 बैटर हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त ये जहाँ पर भी टिक जाए तो ये मैच को जितवा कर ही फिर आते हैं वापस। तो वो बाबर आजम का जो वो वाव फैक्टर है ना वो हमें नज़र नहीं आ रहा, ना तो एशिया कप में नज़र आया, ना वर्ल्ड कप में नज़र आया। और अब ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है इसमें भी बाबर आजम बस आए और चलते बने। तो बाकी तो अब देखना ये है कि हमारे बाकी के जो बल्लेबाज हैं वो अच्छा कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्योंकि बाबर आजम इज़ द मोस्ट सीनियर कैप्टन भी रह चुके हैं और प्लेयर भी हैं और उन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं इसकी वजह से बड़ी ना अवाम की तवक्कुआत है कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करे ताकि वो अपना कम बैक करे। लेकिन मे बी हार्ड फेस उनका चल रहा है। आई होप सो कि वो जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए और वो वापस अपने जो जिसे कहना चाहिए अपने उसी चार्म के साथ वापस आएँ। उसामा मंज ने हमें ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उसामा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। कहिएगा जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की इस वक्त बैटिंग जारी है और अच्छी टीम जो है वो कम बैक कर रही है। पहले मैच की निस्बत तो हमारी दूसरे मैच में तो टीम बहुत अच्छा खेल रही है। ओवरऑल मैच को देखकर क्या कहेंगे? पाकिस्तान खास तौर पे हमारी जो बॉलिंग इस टाइम चल रही है बड़ी अच्छी चल रही है। 2 की विकेट्स हमने आज संभाली हैं, बल्कि 4 की विकेट्स मैं कहूँगा हमने आज संभाली हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की जो लीड है वो 136 रन की है। किसी तरह हम 200 के अंडर इसको अगर ले आए, 200 से नीचे नीचे रख लें तो पाकिस्तान का मैं कहता हूँ बड़ा चांस है। आपने बाबर आजम की बात की, आप बता रही थी, जी बिल्कुल, बाबर आजम का बैड पैच चल रहा है। 2023 में, इस साल में वो किसी भी टेस्ट इनिंग में अभी तक चले नहीं है। आई थिंक उनका 37 या 39 स्कोर अभी तक हाईएस्ट है और 8 इनिंग्स वो खेल चुके हैं इस साल में। तो बाबर आजम का एक अच्छा टेस्ट किया, वनडे में भी उनका कोई इतना राह चले नहीं है वो इस साल, तो मुझे लगता है कि वो किसी भी फॉर्मेट में नहीं चले। आई थिंक ये साल उनका है नहीं, ये साल उनको बुलाना पड़ेगा और अभी कुछ ही दिनों में नया साल शुरू होने लगा है तो उनको उम्मीद रखनी होगी और अपनी गेम जो है उसको बेहतर करना होगा। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया को अगर ऑस्ट्रेलिया में हराना है तो हमें बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर से बड़े स्कोर की उम्मीद करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और आपको पता है कि इंडिया में भी जब हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे तो इंडियन जो शायकीन और इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट है वो भी यही कहते थे, बाबर और रिजवान जब क्रीज पर मौजूद थे तब हमें डर लगा कि कहीं बाबर और रिजवान टिक न जाएं। मतलब इनका वो एक जो कहना चाहिए ना हुक्मरानी वाला टाइम, इनको वापस कम बैक करना चाहिए। अच्छा, वजूहात क्या है, आपको क्या लगता है? ही इज टायर्ड अप या बर्डन एक्स्ट्रा उन पर ज़्यादा है या ही इज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड? क्योंकि विराट का भी हमने देखा था एक फेज़ ऐसा चला था, फिर उन्हें कप्तानी से हटाया गया और उन्होंने कम बैक किया। तो मे बी ये भी कुछ उसी किस्म का एक फेस उनका चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये हो सकता है ऐसा ही कोई फेस चल रहा हो। और विराट का जब ये बुरा टाइम चल रहा था तो आपको याद होगा बाबर ने उनके लिए एक ट्वीट भी की थी, हाँ जी। तो आई थिंक अब विराट को भी बाबर के लिए एक ट्वीट करनी चाहिए। खैर ये बड़े प्लेयर्स हैं, कोई एक इनिंग्स या कोई एक बड़ा स्कोर इनको फॉर्म में लेके आ सकता है। इनको बहुत ज्यादा वक्त चाहिए नहीं होता फॉर्म में आने के लिए। बाबर आजम जिस कैलिबर जिस क्लास के प्लेयर हैं
और जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेलने आई थी तो इन्होंने कराची टेस्ट मैच बचाया था पूरा दिन बैटिंग करके इन्हीं बॉलर्स के खिलाफ। पैट कमिंस और बाबर आजम की बड़ी इंटरेस्टिंग जंग चल रही है इस सीरीज में। पैट कमिंस ने इस सीरीज से पहले बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में आउट नहीं किया हुआ था और अभी तक वो इस सीरीज में 2 दफा आउट कर चुके हैं। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से बाबर यूज टू नहीं हो रहे, वहां की जो बॉलिंग कंडीशंस हैं वो उनके लिए काफी मुश्किलात पैदा कर रही हैं। और जहां तक आपने मैच का पूछा तो पाकिस्तान की जो पुअर फील्डिंग है ना वो हमें बड़ा एक्सपेंसिव पड़ रही है। उसकी वजह ये है कि हमने कैच छोड़ा डेविड वार्नर का, उसने 38 रन बना दिए। इसी तरह हमने आज भी दोबारा मिचेल मार्श अभी बड़ा जोरदार बैटिंग कर रहे हैं, हमने उनका भी कैच छोड़ा है और अब्दुल्ला शफीक ने उनका कैच छोड़ा है। तो ये जो कैचेस हैं ये लेना बहुत जरूरी होंगे। और फिर पाकिस्तान ने बॉलिंग में एक्स्ट्रास बहुत दिए हैं। पहली इनिंग में पाकिस्तान ने 52 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, जो कि एमसीजी ये जो मेलबर्न का ग्राउंड है इसमें सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा दिए गए हैं। कल के मैच में हमने उनको फर्स्ट इनिंग में 50-52 रन हमने उन्हें एक्स्ट्रास में दे दिए, वरना हमने 200 में उन्हें वाइंड अप कर दिया हुआ था अगर हम इतने एक्स्ट्रास। हाँ जी, ये अंडर 300 होना था और अंडर 300 जो है इसका प्रेशर और होता है, इसकी मेंटल गेम जो है वो और होती है। तो ये आई थिंक पाकिस्तान को एक डिसिप्लिन बॉलिंग करनी चाहिए थी, इसका कोई जवाब बनता नहीं है इतने ज्यादा एक्स्ट्रास देने का। बहरहाल इस मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी जा रही है, स्पेशली शाहीन आफरीदी और मीर हमजा। सेकेंड इनिंग में जिस तरह उन्होंने नए बॉल से बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया की चारों टॉप विकेट्स ले ली हैं, तो पाकिस्तान इस टाइम बड़ी अच्छी पोजीशन में है। बस 1-2 विकेट्स और अगर हम ले लें तो हमारा अच्छा चांस है मैच जीतने का। वैसे आपको क्या लगता है कितने स्कोर्स अब दूसरे सेकंड इनिंग्स में इन्हें आउट कर लेना चाहिए? आई थिंक 200 से नीचे इनको आउट कर लेना चाहिए और अगर ज्यादा से ज्यादा भी ये 230-40 तक भी अगर इनको टारगेट मिल जाए तो हो सकता है, अचीवेबल है। मगर सेकंड इनिंग में, फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना जरा मुश्किल होता है, पिच पे क्रैक्स हो जाते हैं। इनके स्पिनर जो हैं नेथन लायन सॉरी वो बड़ा अच्छा खेलते हैं और उनकी बॉलिंग जो है वो फिर काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो आई थिंक 200 के नीचे अगर ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है तो उसामा आप ये देखिए कि शान मसूद जो टेस्ट कप्तान के तौर पर आ रहे हैं, शान इज रियली परफॉर्मिंग यू नो। एक पहले हमने देखा था कि बड़ा मुश्किल होता है ना, एक ऐसे कप्तान को आपने भेज दिया जिनको खुद नहीं पता, सडनली आपने अनाउंस कर दिया, फिर पूरा टीम का उनको एक्सेप्ट करना, ये बड़ा एक चैलेंज हो था शान के लिए ख़ुद भी। बट मैं देख रही हूँ लास्ट में भी मैंने प्रोग्राम में यही डिस्कस किया था कि अब टीम में शायद एक्सेप्टेबिलिटी उनकी आई है, उन्होंने एज अ कैप्टन उनको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें ना एक टीम फिर भी जलन होती नज़र आ रही है, नए लड़के भी हैं, कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं। उससे पहले तक ऐसा नहीं था, उससे पहले तक हमारी टीम एक वन मैन शो की तरह थी नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। असल में वो वर्ल्ड कप में हमारे साथ इतनी बुरी हुई कि उसके बाद वो जो टीम में ग्रुपिंग्स हैं और वो जो टीम की वो लीक्स आने लग गई थी बाहर, इस तरह के मामला होने लग गए थे। मगर शान मसूद इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। और जिस तरह वो कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह वो डिसीजंस ले रहे हैं, लग ये रहा है कि वो कंट्रोल में है, उनके पास पूरी अथॉरिटी है और लड़के जो हैं टीम उनके साथ है। कल इसी तरह एक इंसिडेंट हुआ जब टीम वापस आ रही थी तो उन्होंने बाबर आजम को कहा तुम पहले जाओ, तो बाबर ने कहा नहीं यू आर द कैप्टन, आप लीड करें टीम को। तो वो बड़ा अच्छा लगा एक देखने में कि दोनों प्लेयर्स में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। एक फॉर्मर कैप्टन है, एक अभी का कैप्टन है। और शान मसूद बैटिंग में भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बस क्रीज पे उनको थोड़ी देर ज्यादा रुकना पड़ेगा। कल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तेज खेल रहे थे। और आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का रन रेट और स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो होता है टेस्ट क्रिकेट में, तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो आई थिंक उन्होंने ये करके भी दिखाया। मगर शान मसूद की इनिंग्स हमें उनको थोड़ा सा ज्यादा रन उनसे हमें चाहिए होंगे। जितने वो रन कर रहे हैं मैच जीतने के लिए इतने रन ना काफी हैं, मगर जो वो डिसीजन ले रहे हैं, जो बॉलिंग चेंजेस वो ले रहे हैं, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स चेंज किए, पहले मैच में सरफराज को खिलाया वो नहीं चले, दूसरे मैच में वो रिजवान को ले आए, रिजवान ने बैटिंग भी अच्छी की और फील्डिंग में भी एक बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा कल। तो आई थिंक इनकी कैप्टनसी अच्छी जा रही है। और आप सही कह रही हैं कि टीम अब एक टीम में एक यूनिटी नजर आ रही है, एक जेलन होकर खेलना शुरू हो गई है टीम। अच्छा वैसे ये है कि अल्लाह नज़र ना लगाए, अगर सारी टीम जालन हो गई है ना, अब हमारे पीसीबी की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी ना आ जाए या पीसीबी की तरफ से कुछ ऐसे चेंजेस ना आ जाए, क्योंकि अगर हमारी हम फड्डा रहता ही है या पीसीबी के टीम का प्लेयर्स के साथ रहता है या प्लेयर्स का आपस में रहता है, अगर कहीं इत्तेफाक हो रहा है तो अब डर हम इस बात से लगता है कि पीसीबी कुछ कर ना दे। हाँ जी, पीसीबी ने कर दी है जी। फिलहाल तो हमारे 3 लड़के इस टाइम T20 का, आपको पता है इस सीरीज के बाद हमने T20 सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड जाना है। तो मेलबर्न स्टार्स, हाँ जी, सिडनी थंडर्स और मेलबर्न स्टार्स में हमारे 3 प्लेयर खेल रहे हैं। सलमान खान सिडनी थंडर्स की तरफ से खेलते हैं और हारिस रऊफ और उसामा मीर मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेल रहे हैं।
आज के दिन 28 दिसंबर को इनके एनओसी एक्सपायर हो रहे हैं। तो इनकी टीम्स ने पीसीबी से रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली हमें इनको 2-2, 3-3 मैचेस के लिए और इनको एनओसी जारी कर दें, ताकि हम इनको जनवरी के फर्स्ट वीक तक अपने साथ रख सकें और 2 या 3 मैच और खिला सकें। तो पीसीबी ने मना कर दिया, पीसीबी ने एनओसी जारी नहीं किए। इनकी टीम्स को बता दिया गया है कि ये लड़के हमें वापस चाहिए क्योंकि हमारा न्यूजीलैंड का टूर आ रहा है। तो बात आपने ठीक की है, पीसीबी को चाहिए हमें सपोर्ट करे अब टीम को, कोई ऐसी नई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करे जिससे बोर्ड और प्लेयर्स के बीच में गैप बड़ा हो जाए। एग्जैक्टली, बट उसामा ये आई थिंक देयर वाज अ राइट डिसीजन फ्रॉम द पीसीबी साइड, बिकॉज आप ये देखिए कि हमारे प्लेयर्स अगर वहाँ से खेलते आएंगे, फिर आगे न्यूजीलैंड, फिर आगे पीएसएल, मतलब उनको ब्रेक तो कहीं मिलेगा नहीं ना। टायर्डनेस की वजह से भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और हारिस की तो क्या ही परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में। उसके बाद भी अगर वो ये खेल रहे हैं जाकर काउंटी क्रिकेट, तो फिर मैं कहती हूँ कि हारिस को तो हाथ से पैसे देने चाहिए कि उनका करियर बचा रही है ये। अच्छा जी, ये इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बिग बैश लीग हो रही है, ये T20 है। तो क्योंकि हमने न्यूजीलैंड में भी T20 खेलना है, तो मुझे तो ये लगता है कि अगर इनको यहाँ पे थोड़े 1-2 मैचेस की और प्रैक्टिस मिल जाती, कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम होती हैं, तो ये अच्छा होता। मगर आपकी बात सही है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हो सकता है कोई इंजरी हो जाए, उससे बचने के लिए पीसीबी ने यह डिसीजन लिया हो, क्योंकि हमारे मेन प्लेयर्स हैं तीनों, जमान खान भी, हारिस रऊफ भी और उसामा मीर भी T20 के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। हाँ। तो शायद बोर्ड ने फैसला इसीलिए किया है कि कहीं इनको इंजरी ना हो जाए या कहीं इनकी फटीक में इजाफा ना हो जाए, तो हमें ये फ्रेश चाहिए न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। तो लेट्स सी, खैर वो तो एक और सीरीज है, उसकी हम जब वो सीरीज आएगी तब दोबारा बात करेंगे। देखा जाएगा। बट इस टाइम ये जो टेस्ट, हाँ, नसीम शाह टेस्ट मैच जीतना है, बड़ा किधर गायब है? बिल्कुल, नसीम शाह आई थिंक आपको नजर आएंगे पीएसएल में वापस। नसीम शाह की इंजरी से वो रिकवर कर गए हैं, उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दी है, मगर उनके पास अभी मैच प्रैक्टिस नहीं है। तो आप इतनी बड़ी इंजरी के बाद अगर आ रहे हो तो आपको पहले मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है, 100% फिट होना होता है। तो नसीम शाह को आई थिंक आप अब पीएसएल जो आएगी, क्योंकि इसके बाद हमारी पीएसएल है न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, तो आप पीएसएल में एक्शन में देखेंगे। और अब तो नसीम शाह के 2 भाई भी पीएसएल में आ गए हैं, तो अब ये शाह ब्रदर्स को हम एक्शन में देखेंगे पीएसएल में। पहले अकमल ब्रदर्स थे, अब शाह ब्रदर आ रहे हैं। ये जो ब्रदरिज्म है ना, ये हमारे मैच के अंदर सूट नहीं करता, ग्रुपिंग में आ जाता है। मैच जिताने चाहिए, आप ब्रदर्स हो या फ्रेंड्स हो या बेस्ट फ्रेंड्स हो, जो भी हो, आपको मैच जिताने चाहिए। और अगर मैच आप नहीं जिता सकते तो फिर ये चीजें क्वेश्चन हो सकती हैं। बहरहाल ये नसीम शाह के भाई जो है ये बॉलिंग करते हैं दोनों ही, और नसीम शाह से तो छोटे उबैद शाह हैं, ये तो क्या कहते हैं अंडर-19 टीम पाकिस्तान का हिस्सा है अभी। तो आई थिंक इनके लिए फ्यूचर ब्राइट है, दोनों इन भाइयों के लिए। मगर नसीम शाह अगर इस टूर में होते, ऑस्ट्रेलिया के टूर में होते, तो पाकिस्तान की एक बॉलिंग लाइनअप की शक्ल ही एक और होती है, एक बड़ी डेंजरस बॉलिंग लाइनअप होती है। लेकिन ये देखें ना, हम पहले भी वर्ल्ड कप में उन्हें मिस करते रहे हैं कि वर्ल्ड कप में होते तो ये था कि फिर भी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बॉलर जो पाकिस्तान के पास हैं। और वो मतलब एवरीबॉडी नोज वो इतने अच्छे हैं, आउट क्लास है। अभी लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी, आई होप सो कि अगर उन्हें ब्रेक भी चाहिए है ना पीएसएल के लिए, तो पीसीबी को ग्रांट कर देना चाहिए, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में ही इज गोइंग टू बी ट्रेमेंडस। तो वो तो अच्छा, बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप बात कर रही हैं। इसमें बड़े लोगों का मैंने ट्विटर पे भी देखा है, डिस्कस कर रहे हैं, लोगों का मानना यही है कि अगर आपको उनको पीएसएल के लिए भी ब्रेक देना पड़ता है तो आप दे दें, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 जून में, वेस्ट इंडीज और यूएसए में T20 वर्ल्ड कप है। तो लोगों की सबकी तो बल्कि कोशिश यही है कि नसीम शाह उस वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हो, उससे पहले शायद उनको हमें रेस्ट भी कराना पड़े तो हम करा लें, वो कोई मसला नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, लास्ट मैं चाहूँगी उसामा, बैक टू द हमारा जो टेस्ट मैच चल रहा है, मेलबर्न टेस्ट, यस एग्जैक्टली। तो क्या आपको तवक्कुआत हैं और एनी सजेशन, या हमारे जो वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तानी टीम से बड़ा डिसहार्ट होके बैठे हुए हैं परफॉर्मेंस से, उनके लिए कोई मैसेज? देखेंगे, डिसहार्ट ना हो, ये लड़के अभी नए नए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, इनमें से कई लड़कों ने तो पहली दफा ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है। और ऑस्ट्रेलिया टूर डाउन अंडर जैसे हम कहते हैं, बड़ा मुश्किल टूर होता है, यहाँ पे करियर बनते भी हैं, खत्म भी होते हैं। तो आमिर जमाल, उनसे हम बड़े इंप्रेस हुए हैं, बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की, अभी तक पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर है, उनसे बड़ी जबरदस्त मुझे तवक्को है। और आज भी वो 33 पे आई थिंक नॉट आउट रहे हैं, जो पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग थी। और बाबर आजम को खेलना पड़ेगा, बाबर आजम को बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, अब्दुल्ला शफीक को बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, शान मसूद को लीड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलिंग में हम एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा दे रहे हैं, फील्डिंग हमारी बड़ी बुरी जा रही है। मतलब कई हमने
कैचेस पकड़े हैं, कोई 5-6 कैचेस पकड़े भी हैं, मगर जो इंपॉर्टेंट कैच हम छोड़ते हैं ना, वो हमें कहीं कैचेस ना विन कहीं द आके नुकसान मैचेस, दे रहा है। ये आई थिंक ये बोल कैचेस रहे इन द हैं। मैचेस, यस। तो हमें हाँ मैच जी जीतने बिल्कुल। के तो लिए, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तीनों डिपार्टमेंट्स में हमें इम्प्रूवमेंट लानी हाँ, होगी। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो होती है। बहुत शुक्रिया उसामा मंच, बिल्कुल। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ थैंक यू। मौजूद थे। लेट्स सी कि थैंक यू। मेलबर्न टेस्ट में अब पाकिस्तानी जो हमारे मायानाज बल्लेबाज हैं वो कितनी मायानाज परफॉर्मेंस देते हैं। अभी तक तो खैर उनकी बहुत अच्छी चल रही है परफॉर्मेंस। लेट्स सी ऑस्ट्रेलिया को अगर वो सेकंड इनिंग में बड़े कम मार्जिन के साथ आउट कर देते हैं तो फिर तो पाकिस्तान के लिए दूसरा टेस्ट मैच जीतना बड़ा आसान होगा। हमें जाना है नाज़रीन ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो हमारी पॉलिटिक्स ना बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, ये तो सब कहते हैं। और अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, लेट्स सी कि किसको क्या चांस मिलता है, वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो 10-12 ऐलानात किए हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं, अगर तो वाकई इस पर वो पूरा उतरने जा रहे हैं तो फिर तो वाकई पीपल्स पार्टी को जो है ना वो मैंडेट ज़रूर मिलना चाहिए है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इससे पहले इमरान खान भी ऐसे ही दावे करते रहे। इससे पहले जो है वो नून लीग की जानिब से भी और आईपीपी की जानिब से भी इसी किस्म के कुछ ऐलानात किए गए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसकी एक सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वो अपनी नुमाइंदगी करते हुए वो माइनॉरिटीज़ को ना बड़ा ख्याल रखती है उनका, और उनको प्रॉपर पूरा हक देती है, उनको मौका देती है कि वो एमएनए के तौर पर भी आएँ, एमपीए के तौर पर भी आएँ और फिर अपनी आवाज़ उठाएं। और बड़ा अच्छा ये उनका इक़दाम लगता है कि वो पूरे माइनॉरिटीज़ को मौका देते हैं कि वो आएँ और अच्छे तरीके से जो है ना जितना अच्छे बेहतर तरीके से वो अपनी कम्युनिटी की जो मसले मसाइल हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सवेरा प्रकाश मौजूद हैं, जिन्होंने बुनेर के दफ्तर भी इन्हें कहा जाता है और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दी है कल। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वी रियली होप्स हो कि आप जीते भी और उसके बाद अपनी जो कम्युनिटी है उसके लिए कुछ अच्छा परफॉर्म करे भी। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आपसे कि पीपल्स पार्टी हमेशा से ना, मैं जैसे कहूँ कि बड़ी खूबसूरत बात है पीपल्स पार्टी की कि वो चारों सूबों की नुमाइंदगी के साथ साथ इसमें जो रहने वाली माइनॉरिटीज़ हैं उनको पूरा हक देती है कि वो आएँ और आगे बढ़ें और सियासत में भी जो है वो अपना लोहा मनवाएं। सॉरी वो थोड़ा वीडियो का मसला हो गया था, क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? डॉक्टर सवेरा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ने आपको मौका दिया है, आप आएँ, अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा चुकी हैं, तो किस मैंडेट के साथ आएंगी? क्या आपके थॉट प्रोसेस है, क्या उम्मीदें हैं आपकी 2024 के इलेक्शंस को लेकर? उम्मीदें तो मतलब ज़्यादा है, एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ से मिला है। जो कम्युनिटी है सब ने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एक्सपेक्टेशंस अच्छी है, पर मैं मतलब अपनी तरफ से एफ़र्ट करने आई हूँ। मतलब मेरे लिए ये कंपटीशन रेस नहीं है, मैं अपनी तरफ से बस एफ़र्ट कर रही हूँ अपनी। और एम मेरा मतलब मेरे ख्याल से मतलब जो मसले हैं सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं, एज अ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव भी मतलब मैंने जो सलूशन सोचा हुआ है, मुझे जो लगा है कि सलूशन है, तो वो मुझे एजुकेशन लगा है कि एजुकेशन के थ्रू मतलब जितने भी मसले हैं ना तो वो सॉल्व हो सकते हैं। मतलब ये इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, मतलब सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के, इस प्रोविंस के नहीं पर पूरे पाकिस्तान के। तो सबसे मेन फोकस मेरा एजुकेशन पे होगा। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात है एंड दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली नीड। अगर आपने एक पढ़ा लिखा मुआशरा बना दिया तो फिर आपको शायद 100% नहीं, एटलीस्ट 60% आपके प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे जब लोगों में शऊर आएगा और उन्हें पता होगा कि वोट का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से आपकी तकदीर बदल सकता है अगर आप किसको, इफ़ यू आर वोटिंग द राइट पर्सन। डॉक्टर प्रकाश, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी के साथ देखिए केपीके से आप ताल्लुक़ रखती हैं और इस तरह आगे केपीके की औरतों का निकल कर आना और फिर हिंदू बरादरी का ये एक बड़ा पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान के अंदर, माइनॉरिटीज़ सेफ़ हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उस हवाले से भी कुछ बात कीजिएगा। डॉक्टर सवेरा, कैन यू हेयर मी?
देयर इज़ सम ऑडियो इशू। डॉक्टर सवेरा प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं और KPK की तरफ से ये पहली हिंदू खातून हैं जो कि इन्होंने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। अगर डॉक्टर सवेरा आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं प्लीज़ माइनॉरिटीज़ के हवाले से जानना चाहूँगी, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे रिकॉल बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब इंडिया गए थे SOC की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो उनसे मीडिया ने जब इंटरव्यू किया तो उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ सेफ नहीं है, माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा वैसा होता है। उन्होंने जो अपना प्रोपेगेंडा करना होता था तो उन्होंने बड़ा पोलाइटली जवाब दिया कि हमारी जमात में हम हिंदू रिप्रेजेंटेशन शो करवाते हैं। हमारे पास हमारे MNAs भी हिंदू माइनॉरिटी से हैं, हमारे MPAs भी हिंदू माइनॉरिटी से हैं। मतलब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर पूरा जो जमात होती है वो हिंदुइज़्म और हिंदू से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको पूरा हक़ है कि वो अपने दीन और मज़हब के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे और उनको फिर पॉलिटिकल आगे से प्लेटफॉर्म भी दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके जो विनिंग पार्टी है, जो मोदी साहब की जमात है, मुझे उसमें कोई भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जो कि मुसलमान हो या मुसलमानों की आवाज़ उठा रहा हो। और आपके पास सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों की है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। तो उन्होंने ये जवाब दिया था। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर वो जो एक फ्लैग के अंदर हम वाइट कलर का कहते हैं ना कि वाइट कलर इज़ फॉर माइनॉरिटीज़, तो वो रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर सवेरा जैसी एक मिसाल है जो कि वाइट कलर को रिप्रेजेंट करती हैं। शी इज़ अगेन लाइव विद अस। डॉक्टर सवेरा, अगर मेरी आवाज़ आ रही है आपको, तो मैं पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से जानना चाहूँगी कि पूरी दुनिया को पता चल सके कि वो किस तरीके से, जैसे आप खातून और फिर रिप्रेजेंटेशन मिलना, दैट्स एन बिग अचीवमेंट जो कि बाकी ममालिक में नज़र नहीं आती कि माइनॉरिटीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी जाती हो, पूरा पॉलिटिक्स में उन्हें हिस्सा दिया जाता हो। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी डिस्कशन कीजिए। ये तो मतलब एक डिसीजन ही मतलब थोड़ा यूनिक सा था ना, मतलब क्योंकि यहाँ से जैसे पता होगा इंसेप्शन से लेके अभी तक 118 फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स, माइनॉरिटी को तो चलो साइड पे करके फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स भी बहुत कम है। तो वो मतलब अगर मतलब हम अपने राइट्स के लिए नहीं, वो मतलब हेसिटेशन होती है, मेल जो मेंबर्स वगैरह होते हैं, मतलब इश्यूज नहीं बंदा शेयर कर सकता, कुछ हेजिटेशन फीमेल भी करती है। फिर तो इसलिए मतलब मुझे लगा कि मैं अगर 2 क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी मतलब ये है, तो फिर कि माइनॉरिटी भी और फीमेल भी, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि मतलब मैं एक बंदा ही मतलब 2 सेक्स के लिए 2 मतलब क्लासेस के लिए बात कर सकता है। डॉक्टर सवेरा, ट्रस्ट मी, दिस इज़ एन बिग अकॉम्प्लिशमेंट एंड हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसी बाहिम्मत खातून बाहर आई हैं और पॉलिटिक्स में भी आगे आई हैं। दैट इज़ रियली अमेजिंग। बिलावल भुट्टो से, चेयरमैन पीपल्स पार्टी से भी आपकी मुलाकात हुई है। मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी थोड़ा हाईलाइट करें, वो मुलाकात कैसी रही, पीपल्स पार्टी का क्या विजन है, आप किस तरह से देख रही हैं पॉलिटिक्स में आगे अपने आप को, क्या आपका किरदार होगा? किरदार तो वही, मैं खिदमत हल्क के लिए ही आई हूँ, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी भी मतलब रिलेट वो इनकॉर्पोरेटेड है काइंड ऑफ मेरी नेचर में, क्योंकि मतलब कि हेल्पिंग द पुअर, मतलब इससे ट्रूली मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है। छोटा सा भी कोई बंदा अच्छा काम कर ले तो वो बंदा मतलब सेटिस्फाइड हो जाता है, बड़ी मतलब वो रियल वाली जेन्युइन खुशी टाइप फील होती है। तो मतलब मेरा स्टार्ट से ये था कि मतलब मैंने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। तो आइडियोलॉजी भी PPP की रिलेट करती है कि मतलब वो गरीबों को भी नहीं वो करते, इंक्लूसिव है, पूरे डाइवर्सिटी है, तो इसलिए मतलब इनकॉर्पोरेटेड है आइडियोलॉजी, और मैं काइंड ऑफ खुद भी पर्सनली फॉलो कर रही हूँ, मैं इसी को काइंड ऑफ मान रही हूँ ना। तो आगे बस मैंने एजुकेशन पे फोकस करना है, ताकि सिर्फ पॉवर्टी नहीं। अच्छा डॉक्टर सवेरा, ये बताइए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी आपकी मुलाकात रही। मैं चाहूँगी कि उस मुलाकात में किन इश्यूज़ पर बातचीत की गई, आपने कुछ अपना विजन उनसे शेयर किया हो, पीपल्स पार्टी आपको कैसे देख रही है? माशाल्लाह से बिलावल भुट्टो की वालिदा खुद दुख्तर पाकिस्तान उन्हें कहा जाता है। एट द एज ऑफ 35 शी इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन इस्लामिक वर्ल्ड। तो वहाँ उस जमात में तो वैसे ही ख़वातीन की बड़ी रिस्पेक्ट है।
तो किस तरीके से आपकी मुलाकात रही और क्या बातचीत हुई? मुलाकात अच्छी थी। वो वुमेन कन्वेंशन था पेशावर में, तो उसमें हेलो जी, जी, बताइएगा। तो वो वुमेन कन्वेंशन पे एंड पे मतलब मीटिंग हुई थी, तो उधर उन्होंने मतलब सबसे मुलाकात की जो डिफरेंट बहुत दूर से बैकवर्ड एरिया से लोग आए हुए थे, फीमेल्स आई हुई थी अपने मतलब मुझे भी जनरल सेक्रेटरी बुनेर वुमेन विंग का बनाया हुआ है ना, तो इसी तरह से प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज वगैरह सारे मतलब वो मिल के उधर फिर बैठे डिस्कस कर रहे थे अपने मतलब कुछ जो स्पेसिफिक एरियाज़ में इश्यूज। मतलब हमारे एरिया में ये है कि वुमेन मतलब पार्ट नहीं लेती ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में, तो मैंने पर्सनली मतलब इस चीज़ पे थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को हाईलाइट किया था। अच्छा डॉक्टर सवेरा, आप करती क्या हैं बिसाइड द पॉलिटिक्स? स्टडी क्या है, अगर लोग आपको जानना चाहें कि आप पेशे के एतबार से व्हाट डू यू डू? मैंने तो MBBS किया हुआ है ना, Right. तो MBBS पहले ख़त्म हो गया था, उसके बाद हाउस जॉब 1 साल की थी। तो अभी जैसे ही हाउस जॉब मेरी जुलाई अगस्त में ख़त्म हुई है, तो मैंने मतलब एक्टिवली पार्ट पॉलिटिक्स में लेना स्टार्ट कर लिया। डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद आपने पॉलिटिक्स को वेलकम किया है। दैट इज़ रियली अमेजिंग, दैट इज़ रियली गुड। मैं जानना चाहूँगी कि फैमिली कितना सपोर्ट था, फिर हिंदू कम्युनिटी आपको किस तरह से लेकर चल रही है, और स्पेशली आप KPK से बिलोंग करती हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप 2 सेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगी, एक वेमेन को भी, एक माइनॉरिटीज़ को भी, और KPK में खातून का इस तरह से निकल कर पॉलिटिक्स में आना, दैट इज़ रियली अमेजिंग। सपोर्ट तो मुझे हर जगह से, घर से भी, रिलेटिव से भी और पूरी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा मिल रही है। जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत दफ़ा ज़्यादा। मेरे फादर पॉलिटिक्स में 35 ईयर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्रेडल से कह ले कि मतलब पॉलिटिक्स में मैं काइंड ऑफ रही हूँ घर पे, तो वो पैसिव रोल था काइंड ऑफ। तो इसलिए पापा तो फुली सपोर्ट कर रहे थे जब मैं मतलब एक्टिवली पार्ट लेना स्टार्ट किए मैंने। और उसके अलावा जैसे ही मतलब एक ही आर्टिकल पब्लिश हुआ था ये इलेक्शन के बारे में कि मैंने पार्ट लिया हुआ है, तो जो हमारी कम्युनिटी है, जो बुनेर के लोग हैं, उन लोगों ने उस चीज़ को इतना मतलब सपोर्ट किया, इतना मतलब मीडिया कवरेज जो आज है ना, ये सिर्फ ये बुनेर के लोगों की वजह से। लिटरली सिर्फ एक आर्टिकल को उन लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मतलब आज ये हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे तो बड़ी खुशी है KPK में। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ सवेरा, आपने कुछ अपने नोट्स बनाए हों कि क्योंकि ज़ाहिर है अब आपने कागजात वसूल कर लिए हैं, यू आर गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन, और मर्दों के अगेंस्ट आपने इलेक्शन लड़ना है, फिर आपने पार्लियामेंट में भी अगर आप पहुँचती हैं तो फिर आपने आवाज़ उठानी है इस मर्दों के सोसाइटी के अंदर ही। तो कुछ की पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हों कि मैं सबसे ज़्यादा इन इश्यूज़ को हाईलाइट करूँगी, इन पर बात करूँगी, या अपनी माइनॉरिटी के लिए ये उनको मसले रिजर्वेशंस हैं, इन पर हम ज़्यादा सोल्यूशन चाहते हैं कि इन पर मसले मसाइल सबसे पहले हल हो तरजीही बुनियादों पर? बेसिकली बात ये है कि मतलब जितने भी मसले हैं ना, उनके लिए ऑलरेडी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ मतलब हमें राइट्स पूरे दिए गए हैं, राइट, पर स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं है। तो मेरा फोकस हो जी, तो मेरा सिर्फ मतलब ये थोड़ी इस फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने की मतलब इरादे हैं। ऑलराइट, मतलब आपने ये तो ये है कि जो आपको कानून के मुताबिक जो राइट्स दिए गए हैं उनको आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, यही आप मुझे कह रही हैं? जी, अच्छा, ख़वातीन जी, के उनको राइट, ख़वातीन के हवाले से कुछ आप स्पेशल कुछ अकॉम्प्लिशमेंट करना चाहती हो? हाँ, यहाँ पे मतलब एजुकेशन का बजट मतलब बढ़ाने के उसमें हूँ, मतलब मेरा मेन फोकस अब बताया ना एजुकेशन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बुनेर में 10th ग्रेड तक मैं बुनेर से पढ़ी हूँ, तो उस टाइम सिर्फ एक गर्ल्स स्कूल था। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये मसला है। अभी तो स्कूल्स बन गए हैं, पर पूरे बुनेर में कॉलेज भी सिर्फ एक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज। तो इस पे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्योंकि काम करना पड़ेगा। एजुकेशन ही मतलब राइट्स बता सकती है। एजुकेशन से ही बंदा फिर राइट्स पता लग जाए तो वॉइस उठा सकता है। तो उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेशन थोड़ी मतलब ज़्यादा करे, क्योंकि बिल्कुल मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते, बहुत कम ही पार्टिसिपेशन है और मतलब इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल से वही सोल्यूशन एजुकेशन ही है।
राइट डॉक्टर सवेरा, विश यू अ वेरी बेस्ट लक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जैसी ख़वातीन रोल मॉडल हैं, उनको आगे आना चाहिए है, ख़ातून के आवाज़ बननी चाहिए है। आप अपने एरिया के मसले जो हैं वो उसको भी हाईलाइट करें, और उम्मीद है कि आप आगे पार्लियामेंट भी पहुँचें और फिर इम्प्लीमेंट तौर पर जो आप वादे करेंगी अपने इलेक्शन कैंपेन में उसको डिलीवर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जैसे मैंने पहले बोला कि ऐसी ख़वातीन को आगे आना चाहिए है, और प्लस जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव इमेज जो है ना पाकिस्तान का, वो इन्हीं से पूरी दुनिया में जाएगा। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और अभी वो तमाम लोग जो कि बैरूने मतलब एक शहर से दूसरे शहर इंटर सिटी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वैसे तो इस स्मॉग की वजह से और फॉग की वजह से इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेदर की वजह से कैंसिल होती हैं, लेकिन अभी मोटरवे पर अगर कोई सफ़र करना चाह रहा है या रिंग रोड पर कोई ट्रैवल करना चाह रहा है तो उनको बड़े ध्यान से सोच समझ के ये चीज़ प्लान करनी होगी। अच्छा, एक शहर से दूसरे शहर तो बड़े दूर की बात है, अगर आप लाहौर में रहते हैं और लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों को अगर आप देखें तो धुंध से इस वक्त अटे हुए हैं, और यहाँ तक कि आपके जो मेन रोड्स हैं, केनाल रोड है, अगर आप वहीं पर जाएँ तो आपको दिन के टाइम पे भी, अब ये फॉग है, स्मॉग है, डस्टी वेदर है, जैसे सैंड स्टॉर्म्स आते हैं ना दुबई में, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लाहौर के अंदर भी वही सैंड स्टॉर्म्स मौजूद हैं। हालांकि जो फॉग होते हैं ना उसकी एक बड़ी मीठी सी खुशबू होती है, वो इस तरीके से नहीं होता कि कड़वी कड़वी सी फील हो आपको। तो अभी ये स्मॉग ऑलरेडी ख़त्म नहीं हुई थी, उसके ऊपर से ठंड की वजह से सर्दी की शिद्दत में फॉग भी स्टार्ट हो गई है, तो इट्स अ मिक्सचर कि आपको विजन ही आपका ब्लर नज़र आता है। इवन इन द डे लाइट आपको सब कुछ ब्लर नज़र आ रहा होता है, यहाँ तक कि आपको जो सन रेज़ है, सन लाइट है, वो भी आपको ठीक से धूप मिल नहीं रही होती। दिन के टाइम में भी इतनी ज़्यादा धुंध है कि अगर आप सुबह 8-9 बजे भी ऑफिस के लिए निकले तो भी आपको सड़कों पर धुंध नज़र आएगी। और अगर आप रात के टाइम पे मगरिब के बाद आप अगर सड़कों पर आ रही हैं 6-7 बजे के करीब, तो भी बहुत ज़्यादा धुंध होती है और बहुत मुश्किल होता है ट्रैवल करना। तो गैर ज़रूरी घरों से मत निकलें। आपने अगर लगता है कि मौसम को एंजॉय करने के लिए आपने बाहर जाना है तो आप सिर्फ जो है वो परेशानी में आएंगे और आप जो है वो मज़ीद डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि इस फॉग में ना तो कुछ नज़र आ रहा होता है, ना आप कहीं बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। प्लस स्मॉग तो इसी फॉग के अंदर मौजूद है ना, तो आप जितना उसको इनहेल करेंगे वो आपके अंदर इनर हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी। तो इसके लिए आप घर से बग़ैर किसी ज़रूरत के बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ रखें, आउटडोर एक्टिविटीज़ ना रखें, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ में वही फॉग और वही स्मॉग आप अंदर इनहेल करेंगे जिससे आप बीमार होंगे। अच्छा, ये बड़ा कॉमन है, जैसे वेदर चेंज होता है ना, जैसे ट्रांजिशन होता है तो फ्लू बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाता है। आपके घर में इर्द गिर्द कोई ना कोई फ्लू, फीवर, इस किस्म की, स्पेशली आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, ये ना बड़े कॉमन से टर्म्स हैं जो कि एक वेदर ट्रांजिशन में आता है। एंड प्लस अगर आप ज़्यादा आपका फॉग का या स्मॉग का एक्सपोजर रहता है ना, उसकी वजह से आपके अंदर इंटरनली आप कितना भी स्ट्रॉन्ग आपका इम्यून सिस्टम हो, इम्यूनिटी की वजह से आप अपने आप को कितना भी कहें स्ट्रॉन्ग हैं या ये फॉग या स्मॉग आप पर इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन इंटरनल आपकी जो हेल्थ है उस पर कहीं ना कहीं आपको डैमेज करती है, या फिर वो फ्लू और फीवर की सूरत में बाहर आता है, या फिर आपको कोई इंटरनल मसल पेन की सूरत में आता है, बिकॉज इट्सेल्फ ये ठंड तो है और फिर ठंड के साथ आप एक डस्ट के पार्टिकल्स अंदर लेकर जा रहे हैं। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग आउट। ना तो आप स्मॉग में ज़्यादा सफ़र करें, और अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो रात के औकात में मत जाएं। वैसे होता है हद निगाह जो आपकी विजिबिलिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, आपको नज़र कुछ नहीं आता, इवन आपको अपनी गाड़ी से गाड़ी का आगे बॉनेट तक नज़र नहीं आ रहा होता, इतनी ज़्यादा फॉग होती है, जिसमें एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम यहाँ पर अक्सर रिपोर्ट करते हैं एक्सीडेंट होते हैं, या फिर 2 से 3 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं, या आपको फुटपाथ नज़र नहीं आता, आप चलते चलते फुटपाथ पे गाड़ी मार देते हैं। तो ये बड़ा, इस वजह से बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग रात के टाइम पे सफ़र ना करें, और अगर आप दिन के टाइम पे भी कर रहे हैं तो मेक श्योर सफ़र पर जाने से पहले आपकी सारी चीज़ें, गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि फिर बहुत मसला हो जाता है कि अगर आप एक लॉन्ग रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल में अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस आती है
तो मेक श्योर आपके सारे बॉक्सेस चेक हैं, आपने तमाम जो चीज़ें हैं अपनी अपनी ज़रूरत की, गाड़ी की सब देखी हैं, फिर उसके बाद आप किसी सफ़र के लिए जाएं। लेकिन बेहतर ये है एहतियात करें, गैर ज़रूरी ना निकले, क्योंकि आपको दिन की औकात में इतनी फॉग नज़र आती है। आपका जो सफ़र किसी भी जगह एक जगह से दूसरी जगह जाने का आधा घंटे का है, ये सफ़र आपका 1 घंटे से ज़्यादा का हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉगी वेदर। पहले जब आई स्टिल रिमेंबर बचपन में हमें तब फॉग ना अच्छी लगती थी और तब इतना ज़्यादा डस्ट होती भी नहीं थी, तब लिटरली फॉग होती थी, आप फॉगी वेदर को एंजॉय करते थे, आउटडोर सेशंस होते थे, आप सूप है, गरम चाय है, कश्मीरी चाय है, मटका चाय है, इतने मज़े की सिटिंग्स होती थी, आप वहाँ बैठकर एंजॉय करते थे वेदर को। लेकिन जब से ये स्मॉग इतनी ज़्यादा आ गई है ना, इस स्मॉग की वजह से आप आउटडोर एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं बैठ सकते, आप विंटर्स को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। बाहर जहाँ पर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 90, 92, 100 तक होता है और इतना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो पेट्रोल और डीज़ल खैर तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन पर पाबंदी ऐड कर दी गई है कि वो मेन जो डाउनटाउन एरियाज़ हैं वहाँ पर नहीं आ सकती, और उसके बाद से तो कुछ आने वाले सालों में उनका दाखिला ही ममनू हो जाएगा, वो आ ही नहीं सकेंगी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर इतना ज़्यादा स्मॉग है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको 400 प्लस नज़र आता है, यानी कि 400 टाइम ज़्यादा है बाकी तमाम कंट्रीज से, वहाँ पर आपको नज़र आएगा हर चीज़ चल रही है, रेजिडेंशियल एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ हैं, तो फिर जब हम इस इन्वायरमेंट में सांस लेंगे तो कैसे हमारी सेहत अच्छी रह सकती है। फिर तो हमारा टाइम स्पेन पहले 5 ईयर था, कम हो रहा है, अब वो 7 ईयर पर चला गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डर्टी एंड पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। ब्रेक के बाद 10 बजे की हेडलाइंस के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। बैक टू न्यूज़ मॉर्निंग। और अभी जो हम सेगमेंट में डिस्कशन करने जा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए है जो कि अपनी स्टडी बाहर कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन उनको गाइड करने वाला नहीं होता है कोई, और उन्हें ये नहीं पता होता है कि यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर स्टूडेंट की एक्सेप्टेबिलिटी है, कहाँ पर स्टूडेंट्स का पॉजिटिविटी और पाकिस्तान के साथ टाइज किन ममालिक के अच्छे हैं, प्लस कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो कम है। और फिर ऐसे फ्रॉडी किस्म के सोसाइटी में लोग बैठे होते हैं ना कि जो कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी कमीशन खाते हैं और फिर स्टूडेंट्स को भी लूटते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना जो डिसीजन है वो एक यू आर गोइंग विद द राइट मैन, राइट पर्सन से आप अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करें और सारा प्रोसेस वीज़ा का करवाएं। अदरवाइज़ फ़ाइल तैयार करवाते जो मार्केट के अंदर आपको ऐसे वीज़ा कंसल्टेंट बैठे नज़र आते हैं जो कि कहते हैं कि वीज़ा शायद उन्होंने देना है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। और ऐसे ही जो लोग हैं उनके पास जाना चाहिए है। सिद्दीक़ यामीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें गाइड करेंगी कि कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स की वीज़ा एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी है। सिद्रा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइएगा कि अभी वो तमाम लोग जो कि अपनी चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अपने मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि किन ममालिक में जो है स्टूडेंट की एक्सेप्टेबिलिटी रेशो बहुत ज़्यादा है। अभी जहाँ तक आप देखिए कि हर जो बड़ा मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, इंग्लैंड ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, इसके अलावा कनाडा ने भी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज कर दी हैं। लेकिन वो ये है कि हम जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ऐसे लोगों से कलेक्ट कर लेते हैं जो आसपास सोसाइटी में सुनी सुनाई बातों पर हम कर लेते हैं। जो सही होते हैं लोग, उनसे हम बात नहीं करते हैं जो कि हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सके कि कहाँ किस तरीके से जो है वो आप अपनी फ़ाइल जो है वो तैयार करवा सकते हैं और वही आपके लिए जो है वो सही है। माफिया हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें गाइड करने के लिए यहाँ पर मौजूद है प्रोग्राम में। माफिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइएगा कि वो तमाम व्यूअर्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं जो कि बाहर अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट कोई अप्लाई करना चाहता है, तो कौन से ममालिक हैं और किन ममालिक में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपका केस जो है वो 100% सक्सेसफुल हो सकता है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। फर्स्टली तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहे हैं, पहली बात तो डिपेंड करती
करता है कि स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है वो किस कंट्री के लिए है और उस कंट्री की किस यूनिवर्सिटी के लिए वो बच्चा एलिजिबल है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स यूके के लिए, कनाडा के लिए, यूएसए के लिए, यूके के लिए और यूरोप के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो कुछ यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, उनके गैप के अकॉर्डिंगली। जैसे कि अभी स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं यूके के लिए सितंबर इनटेक के लिए, मई इनटेक के लिए और जैन इनटेक के लिए, स्टूडेंट के लिए सबसे पहले जानना तो ये ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट की परसेंटेज है जो यहाँ जो CGPA है वो किस यूनिवर्सिटी के लिए है। राइट। पहले स्टूडेंट अपने असेसमेंट करवाता है, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट होती है जिसमें स्टूडेंट के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, मास्टर्स, एजुकेशनल, इसके अलावा उनके रेफरेंस लेटर, उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए उनका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, और फिर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल होता है। एडमिशन अप्लाई करवाने के बाद स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर रिसीव करता है एंड देन कंडीशंस मीट करने के बाद यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू जो है वो देता है। ओके, मतलब ये एक सारा लॉन्ग Yes. प्रोसीजर है जिसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी जो Exactly. है वो आपको एक्सेप्ट करती हैं, और इसमें कोई भी ऐसा बिल्कुल। नहीं होता कि जी डन बेस आप इतने पैसे दे दें हम आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे। ये तो कोई आपको फूल ही बना सकता है। अच्छा, आप बता रही है कि जैसे इंग्लैंड के अंदर कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस तरह से आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको देती हैं। कहाँ पर, किन यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर वेस्ट में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में जो है वो स्टूडेंट की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है और वहाँ पे स्टूडेंट्स के केसेस जल्दी अप्रूव्ड हो भी जाते हैं? देखिए, स्टडी अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं तो उनके लिए इंग्लिश कंट्रीज़ जैसा कि यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ज़ाहिर बात है इनके लिए स्टूडेंट की पहले असेसमेंट होती है, उसके बाद ही आइडिया होता है कि स्टूडेंट किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, किन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है। राइट। क्योंकि असेसमेंट एक मेन चीज़ है जिसके बेस पर ही स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेता है, अपना ऑफर लेटर रिसीव करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, असेसमेंट होने के बाद ही पता चलता है कि आप कहाँ पर क्राइटेरिया में एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी है, एक तो आइल्स के आपके मार्किंग हो गई कि आपने कितने अच्छे बैंड्स लिए हैं, एंड प्लस अगर किसी स्टूडेंट के अच्छे नहीं भी हैं ग्रेड्स, उसने ग्रेजुएशन की है, उसका CGPA इतना अच्छा नहीं है, क्या उनके भी कोई चांसेस हैं कि वो बाहर जाकर हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं? जी बिल्कुल। आइल्स तो देखिए हर कंट्री के लिए हमारा मैंडेटरी है, हर यूनिवर्सिटी लेती है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट विद एंड विदाउट आइल्स भी अपना जो केस है वो प्रोसीड करवा सकता है। ओके। आइल्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर बैचलर्स के लिए वो 6 ओवरऑल 5.5 इन ईच, और मास्टर्स के लिए 6.5 और नो लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल्स। लेकिन अगर स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड में शॉर्टलिस्ट की होती हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ का MOI यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल होता है, जिस बेस पे स्टूडेंट विद एंड विदाउट आइल्स भी अपना जो केस है वो प्रोसीड करवा सकता है। इसके अलावा कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल टेस्ट भी होते हैं जिस बेस पे स्टूडेंट टेस्ट देकर अपना जो एडमिशन है यूनिवर्सिटी में कवर कर लेता है। तो मैं तो हर स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूँगी कि आइल्स लाजमी करें, क्योंकि इसमें आपकी स्पीकिंग, आपका लिसनिंग, आपका राइटिंग, आपके जो चारों मॉड्यूल्स हैं वो आपके इम्प्रूव होते हैं। क्योंकि इंग्लिश कंट्रीज में जाने के लिए स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो अपनी इंग्लिश जो है वो मज़ीद इम्प्रूव कर लें, ताकि स्टडी के दौरान, अपने प्रोफेसर्स के दौरान उसको कन्वर्सेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा माफिया, ये बताइए, ये तो आपने बता दिया, हमने कंट्रीज़ की बात कर ली, कौन कहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी है, क्राइटेरिया की बात कर ली, सबसे इम्पॉर्टेंट भाई बैंक बैलेंस, पैसे, यहीं पर आकर तो सारी बात ख़त्म होती है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो कितना ख़र्चा आ सकता है, या कम से कम भी मिनिमम भी कितना हो सकता है आज 2024 के लिए, क्योंकि अब तो 2023 इज़ अबाउट टू एंड, तो 2024 के लिए कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अफोर्डेबल हैं, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट भी जा सकते हैं? देखिए, जो फ़ीस है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली और कोर्स के अकॉर्डिंगली ही यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है स्टूडेंट अपना एडमिशन जब करवाता है। इसमें सीन ये कि ईयरली वाइज हर यूनिवर्सिटी अपना फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज करती हैं और हर कंट्री की अपनी करेंसी है। जैसे यूके पाउंड्स के अकॉर्डिंगली फ़ीस लेता है, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया डॉलर्स के अकॉर्डिंगली, और यूरोप जो है वो यूरोस के अकॉर्डिंगली फ़ीस लेता है। राइट। सो नॉर्मली जो फ़ीस है यूके में वो 12,000 to 17,000 पाउंड के इन बिटवीन रहती है। यूरोप वाली साइड पे जैसे इटली है,
हंगरी है, जर्मनी है। इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए उनको कुछ ना कुछ फीस पे करनी पड़ती है। तो इनका जो बजट है पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो डिपेंड तो यूनिवर्सिटी पे करता है कि बच्चा यूनिवर्सिटी की फीस पाकिस्तान से कितनी पे करके जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली 25 to 35 लाख तक का जो बजट है वो बच्चे को अफोर्ड करना पड़ता है। और जैसा कि आपने पूछा कि बैंक स्टेटमेंट का, हर कंट्री के लिए बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है। कुछ कंट्रीज 7 to 8 मिलियन की स्टेटमेंट लेती हैं जैसा कि यूके है। कुछ कंट्रीज 8 to 11 मिलियन की स्टेटमेंट लेती हैं जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, जबकि यूरोप के लिए या कनाडा के लिए स्पेशली जर्मनी के लिए आपको जो है वो ब्लॉक अकाउंट अपना मैनेज करना पड़ता है। तो हर कंट्री की अपनी असेसमेंट है, अपनी क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो है वो अपना केस फर्दर प्रोसीड करवाता है। एग्जैक्टली अपने अकॉर्डिंग। तो माफिया, लास्टली मैं चाहूँगी कि एनी मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स या एनी गाइडलाइंस जो कि आप देना चाहे वो तमाम लोग जो कि आपसे या आप जैसे और जो एक्सपर्ट हैं, वीज़ा कंसल्टेंट हैं। बिल्कुल, मैं एडवोए पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। इस टाइम मैं आपसे लाहौर के ऑफिस से बात कर रही हूँ। अगर स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहता है, एडवोए जिन जिन कंट्रीज़ को डील कर रहा है, यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड सम यूरोप कंट्रीज़, स्टूडेंट बिल्कुल हमारा लाहौर ऑफिस, इस्लामाबाद ऑफिस और फैसलाबाद ऑफिस विजिट करें। एडवोए की बेसिकली एक ऐप है जिस ऐप के थ्रू स्टूडेंट अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी, डिज़ायर्ड कंट्री और डिज़ायर्ड कोर्स जो है वो कंसीडर करके, सर्चिंग करके और ऑन द स्पॉट एक सीनियर स्टूडेंट काउंसलर से काउंसलिंग लेकर अपना जो केस है वो प्रोसीड करवा सकते हैं। आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से हैं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, आप ऑन द स्पॉट अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं एडवोए ऐप के थ्रू। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटीज़, कंप्लीट क्राइटेरिया के बारे में गाइड किया जाता है। स्टडी अब्रॉड के लिए ही ये स्पेशली ऐप है एडवोए की साइड से। एडवोए का अपना हेड ऑफिस जो है वो मैनचेस्टर में है। ये मैनचेस्टर बेस्ड कंपनी है। आप ज़रूर इसको विजिट करें और मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। क्या मैं नंबर नोट करवा सकती हूँ? आपका जो वो आई थिंक ऑनलाइन मिल जाएगा। जो भी है आपको विज़िट करना चाहता है एडवोए के जो फेसबुक पेजेस हैं या दूसरे पेजेस हैं या इंटरनेट पर लोकली मिल जाता है। थैंक यू सो मच। हाँ एग्जैक्टली। और ये अच्छी बात है कि एक ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। दैट इज़ रियली अमेजिंग कि वो स्पेशली वो लोग जो लड़कियां ख़ास तौर पर नहीं जा सकती हैं वो खुद ही ऐप के ज़रिए चेक कर सकती हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो कि बहुत शुक्रिया आपका माफिया अंसारी हमारे साथ मौजूद थी। दैट इज़ रियली नाइस कि उन्होंने बड़े अच्छे से गाइड कर दिया हमारे स्टूडेंट्स को कि जो कि बाहर जाना चाहते हैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए और उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उन्हें गाइड कर सके। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा है कि आप घर बैठे बैठे जो है वो देख सकते हैं कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं तो कितने % रेशो है एक्सेप्टेबिलिटी की और फीस स्ट्रक्चर भी सब देख सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ मॉर्निंग। और अभी हम जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत से नेक काम कर रहे होते हैं। अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि हम एक दूसरे की वेलनेस के लिए वो तमाम मुआशरे के लोग जो कि निगलेक्ट हो जाते हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उनके लिए भी काम कर रहे होते हैं, जिनके दिल में इंसानियत का दर्द होता है, जो कि अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारना चाहते हैं। और ऐसे बहुत से लोग आपको अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द नज़र आएंगे जो कि काम कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो इस सोसाइटी का ये इससे कहना चाहिए ना एक पॉजिटिविटी है। ऐसे लोग जो है वो सही तौर पे मुआशरे की एक तो तरबियत भी करते हैं और दूसरा हमें सिखाते भी हैं कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आसपास इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। और ऐसी NGOs भी है जो कि काम कर रही है। एक बंदा जो कि बिल्कुल मेंटली स्टेबल होता है, अगर वो खुदा न ख्वास्ता किसी बुरे वक्त से गुजर रहा होता है तो आप बहुत सी ऐसी NGOs होती हैं जो कि उसके लिए बेहतरी के लिए उसको रोज़गार का मौके फ़राहम कर देती हैं या उसको शेल्टर प्रोवाइड कर देती हैं और उसके बाद वो अपनी लाइफ में कम बैक कर लेता है। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो कि मेंटली अनवेल होते हैं, जो कि स्टेबल नहीं होते हैं,
उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उनको आप किस तरीके से, एक तो उनकी टेक केयर करना और फिर उसके बाद उनको संभालना, क्योंकि आप उनको कम बैक के चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो मेंटली तौर पर दोबारा से स्टेबल हो सके। तो एक स्टेबल बंदे को अपनी लाइफ में कम बैक करवाना बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू एक मेंटली अनवेल अनस्टेबल पर्सन से, और उनको टेक केयर करना आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। तो ऐसे ही एक हमारे साथ बहुत ही हमारी अच्छी प्यारी सी खातून मौजूद हैं, आयशा तनवीर, जो कि इंसानियत सोसाइटी उनकी NGO है और ऐसे ही मेंटली अनवेल लोगों को वो ट्रीट करती हैं। आयशा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग एंड यू आर डूइंग सच एन अमेजिंग वर्क। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। आप और आपकी जो पूरी टीम है वो किस तरीके से जो मेंटली अनवेल लोग हैं इनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा कर रही है ताकि उनकी भी लाइफ को आसान किया जा सके। जो स्टेट के करने के काम हैं, आप जैसे नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो आयशा, अपनी इस NGO से मुतालिक बताइएगा, अभी कितने ऐसे मेंटली अनवेल पेशेंट्स आपके पास हैं जो कि आपकी NGO के थ्रू जो है वो आप उन्हें शेल्टर दे रही हैं और ट्रीट कर रही हैं? To tell you the truth, abhi we're in the process of registration. It's going to take 1 month only. Then we're going to recruit all these inmates and jailers and prisoners and people in rural areas. Okay. My mother is a PhD in psychology, so I've seen these illnesses like schizophrenia, mental disorder, depression, manic depression, bipolar, epilepsy, Alzheimer, Parkinson's. I've seen all. Then I have understood that it's a condition. The way you have diabetes or you have cancer, this is a condition. Absolutely. You're not supposed to think. अगर आपको कोई पेन, अगर if you can't see the pain, that doesn't mean the pain is not real. इसका मतलब है कि अगर आपको दर्द है या आप मेंटली अनवेल हैं, हमारे यहाँ पर मेंटल हेल्थ को ना प्रेफर नहीं किया जाता। उन्हें पता नहीं होता कि मेंटल अनस्टेबिलिटी या डिप्रेशन या एंजाइटी से कोई शख्स गुजर रहा है वो कितना बुरा है, सेम एज़ कम्पेयर टू कोई बुखार, कोई कैंसर, कोई डिजीज़ आपको है, ये भी उसी तरीके से है। आयशा, मैं चाहूँगी कि आप अपनी NGO से मुतालिक भी बताएं, और लेकिन उर्दू में बताएं ताकि हमारी ऑडियंस को सुनने में आसानी हो। अच्छा, मैं क्या बताऊँ? What would आप you like? किस तरीके से आप उन लोगों को ट्रीट करती हैं और कितने लोग हैं आपके पास? लोग नहीं, डॉक्टर साद मलिक हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने हमें पैनल पे रखा हुआ है फॉर साइकोलॉजिस्ट। Okay. And I'm a lawyer. Okay. तो मेरी तरफ से हमाद अल्ताफ खान है एंड अ पैनल ऑफ लॉयर्स हु गोना जो लीगली जो सारा डॉक्यूमेंटेशन होती है वो चेक करेंगे। इसके अलावा हमने शुरू जो किया है, हमने सेमिनार्स किए हैं, हमने ट्यूटोरियल्स किए हैं, वी हैव गॉन टू स्कूल्स टू टेल टीचर्स हाउ टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, लाइक बच्चे को डिप्रेस हुए, एंजाइटी हुए, उनके लिए अपना कर सके, पेयर प्रेशर, उनके लिए हमने ये किया। फिर अब वी गोना टैप इनटू द जेल्स। आपको मेरी उर्दू में, आई एम सॉरी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, दैट्स ओके। आप प्लीज़ अब बताइए मुझे, आप अब कह रही हैं कि जेल में भी जो प्रिजनर्स हैं स्पेशली उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है ना कैद में रहने वाले की, वो एक आम लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और वो डिप्रेशन या एंजाइटी में ज़्यादा होते हैं। हम वो टैप नहीं कर सकते बिकॉज दे आर क्रिमिनल्स who have been the retributive justice is given. इनको प्रिजनर्स को जेलर्स ने जिन्होंने गलत काम किया वो बीमार होए ना वो सेकेंडरी होता है। Right. लेकिन जो औरतें रेप के लिए भेजी गई, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं जेल में, लोग जो इनोसेंट होते हैं जेल में होते हैं, उनके लिए जो अजियत गुजरती है ना, जो दर्द निकलती है, वो कोई नहीं देखता। अब आप सोचें माँ बन रही है जेल में तो उसकी क्या पोजीशन होगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, गर्ल ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज, हरासमेंट, मारपीट, अब्यूज, मेंटली अनवेल होना, people, children in poor backgrounds having a more difficult problem. The thing is that what we're trying to do is, okay, मैं आपको बताती हूँ, to be honest with you, there are two things. In the urban areas, अगर आप बीमार होते हैं ना, मेंटल कंडीशन आपकी कोई होती है, तो वो आप साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। रूरल एरियाज में, देहात में, पंचायत के साथ जो दिमागी तौर से बीमार हो, कहते हैं इसको जिन या भूत पकड़ लिया। एग्जैक्टली। दो डिफरेंट लाइंस हैं।
बड़े लोग बिलीव करते हैं, ये रिलीजियस जो बिलीव्स बहुत ज्यादा है ना, दे बिलीव दैट जिन भूत वगैरह होते हैं एवरीथिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप, अगर आप चाहते हैं तो आप दम करवा सकते हैं। दम से अगर फर्क नहीं पड़ता तो आपको जाहिरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना है। ये डायबिटीज की तरह है या कैंसर की तरह है, इसमें लोग डरते हैं, लोगों से कहते हैं पागल हैं, लूनेटिक्स हैं। एग्जैक्टली नहीं है, इनको पता ही नहीं है ये कर क्या रहे हैं। डिल्यूजन्स, पैरानोया, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अकेले अकेले अंदर अंदर घुट घुट के मर रहे हैं, किसी को बोल नहीं सकते कि हम ठीक नहीं है। असल में अच्छा ये भी प्रॉब्लम है ना, आपने बहुत अच्छी चीज़ को हाईलाइट किया है, अंदर घुट घुट के मर रहे हैं। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट को विजिट करते हैं ना, तो ये इसके मुआशरे में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। वो कहते हैं तुम पागल हो, बिल्कुल ठीक तो हो, तो क्यों साइकेट्रिस्ट के पास जा रही हो, ये तो पागलों के डॉक्टर हैं, ये तो इलाज ही पागलों का करते हैं। एक नॉर्मल बंदे की मेंटल जो है हेल्थ डिस्टर्ब है, हमारी सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आपके पास आई एम श्योर ऐसे पेशेंट्स आते होंगे। जी बिल्कुल, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कांट अफोर्ड ट्रीटमेंट। वो भी है, हम चाहते हैं कि हम एक वेबसाइट या एक कॉल सेंटर लगाएं जहां लोग हमें बता दें कि ये बीमार हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे, वो किसी को नहीं बताएंगे, सो उनको टैबू या शर्म की ज़रूरत नहीं होगी। वो पीछे पीछे से आएं और आराम से उनकी तबीयत ठीक करें और वो वापस सोसाइटी में जाएं। हाँ, ये कितनी अच्छी बात है ना कि किसी का, और वैसे भी साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो बाउंड होते हैं कि वो अंडर ओथ होते हैं, वो अपने पेशेंट की जो बातें हैं वो किसी से डिस्क्लोज कर भी नहीं सकते। अच्छा, बाहर की सोसाइटी में इसका बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। इवन फ्रॉम द स्कूल एक साइकेट्रिस्ट होता है जो कि अगर किसी स्टूडेंट को थेरेपी चाहिए है तो वो जा सकते हैं और अपने थेरेपी सेशंस ले सकते हैं। आप लोग इस हवाले से कोई काम कर रहे हैं कि जो अच्छे सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट ज़रूर होना चाहिए? जी, मैंने ये आइडिया फ्लोट किया है 2-3 स्कूल्स में। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, but a lot of schools have counseling and some of them don't. You're right, बहुत ज़्यादा हैं जो peer pressure और problems में incriminate हुए होते हैं। To tell you the truth, मुझे ये inspiration पता है किस तरह आई है? हाँ, please share I have कीजिए। seen there are very close people to me who have suffered schizophrenia and manic depression and psychosis, and I've seen what they go through, the pain, the loneliness, My God, scared of what the world is going to say to them. They're aliens. People treat them as aliens. और मेंटल हेल्थ एक्ट था, उसमें बीमार बंदे को लूनेटिक कहा हुआ था। लूनेटिक मीनिंग इडियट। अब कोई लॉ ये कह रही है तो बंदा क्या कहेगा? शुक्र ये बदला है, अब मेंटल इम्पेयरमेंट कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। बट दिस इज अ लॉन्ग हॉल, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हम अपने पहले साथ साथ स्टिग्मा उतारने की कोशिश करें। स्कूल्स में जाने के ड्रग्स ना लें, बिकॉज ड्रग्स इज अ फैक्टर, मेजर फैक्टर ऑफ अनवेल पीपल एंड यंगर बॉयज एंड गर्ल्स। So we want to, impart this value on them. तो बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आयशा चाहूँगी कि कोई एनी मैसेज जो कि आप इन तमाम लोगों को देना चाहें जो कि, अच्छा ऐसा होता है कि समटाइम लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनको ख़ुद को भी नहीं पता होता कि वो मेंटली तौर पर दे आर डिस्टर्ब या इनको मसला है, बस कहते हैं उम्र के साथ साथ है खुद ही ठीक हो जाएंगे। या अगर किसी यंगस्टर में है तो कहते हैं जवानी का खून है, जवानी में ऐसे रैश डिसीजंस हो जाते हैं, इस वजह से ऐसा है। तो उन तमाम लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। यू आर नॉट अलोन। स्पेशली NGO, प्लीज कम फॉरवर्ड। नाम भी ना बताएं, कुछ ना बताएं, हमारे पास आएं, हम आपको सीक आउट करेंगे, मदद करेंगे, एंड आई विल वांट यू टू मूव बैक इनटू सोसाइटी। और डरने की बात नहीं है, यू आर नॉट अलोन। ये कंडीशन बड़े लोगों को होती है। यू हैव टू bear up with it. We are here with you. We will do whatever it takes to make you sure that your depression or your manic depression or your schizophrenia goes away. Have faith. Exactly. The world is changing. At least you have to come forward.
और अपना प्रॉब्लम जो है वो किसी से दिल हल्का करें, डिस्कस करें, बजाय कि आप उसको अंदर ही अंदर लड़ते रहें और डिस्टर्ब करें। थैंक यू सो मच, आशा तनवीर हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को सोसाइटी में बाहर आना चाहिए जो कि आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। ऐसे पॉजिटिव लोग जो कि दूसरे का पेन फील करते हैं, जो कि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, जो कि आपको बता सकते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को लड़ें। क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं, मेडिसिन लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरह मेंटली भी अगर आप डिस्टर्ब हैं, अपनी प्रॉब्लम किसी अच्छे डॉक्टर को बताएं, सॉल्व करें और यू आर गुड टू गो, यू कैन गो बैक टू योर लाइफ। लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप, मूव फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, किसी सही प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है। यू हैव टू ट्रस्ट। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अभी हेल्थ सेगमेंट में हम बहुत ही अहम इशू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर पता ही नहीं होता सोसाइटी में, ना तो उसको ओपन डिस्कशन में लाया जाता है। जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म हो रहा होता है, मेनोपॉज होता है, फिर उसके बाद आपके बॉडी के अंदर इंटरनली बहुत से ऐसे चेंजेस आते हैं और आप ख़वातीन को गाइडलाइन ही नहीं पता होती, उन्हें पता ही नहीं होता कि इसको किस तरीके से जो है आप ट्रीट कर सकते हैं, या आपके बॉडी के अंदर इंटरनली जो चेंजेस आ रहे हैं इसके लिए क्या थेरेपीज़ हैं जो कि आपके वैसे वेलबींग और जो सेल्फ केयर है उसके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। तो हमारे साथ आज प्रोग्राम में डॉक्टर शाबाना मुफ्ती मौजूद हैं जो कि वाशिंगटन DC में फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स प्रैक्टिस कर रही हैं और ख़वातीन के जो ऐसे इश्यूज़ हैं, एक तो वो इस पर बहुत अच्छे से बात करते हैं, सर्टिफाइड लाइफ कोच है, और दूसरा ये कि जो ऐसी सोसाइटी के अंदर बड़ी रॉन्ग किस्म की चीज़ें जो है ना, बहुत से गलत किस्म के टोटके और ख़यालात के इसको इस तरीके से कर ले, उस तरीके से कर ले, इसको एटलीस्ट वो बताएंगी। और प्लस जो लेटेस्ट स्टडी है विद द टेक्नोलॉजी वो क्या कहती है, और हमारे सोसाइटी के अंदर जो गलत किस्म के टैबूज़ बने हुए हैं और हमें पता ही नहीं है कि जब आपका मेंस्ट्रुएशन सर्कल ख़त्म होने वाला होता है या किस एज पे जाके ख़त्म होता है तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसके आफ्टर 1 ईयर के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स के बाद आपको क्या कुछ करना चाहिए है, और क्या कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, सर्टिफाइड ट्रीटमेंट्स हैं जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड हैं, उनके लिए क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं, और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बेसिकली है क्या, इन थेरेपी से मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा आपके हार्मोन्स के जो चेंजेस हैं, क्योंकि औरतों के अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आपका मेंस्ट्रुएशन सर्कल स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, और फिर उसके बाद जब आपका मेंस्ट्रुएशन सर्कल ख़त्म हो रहा होता है या ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, इस बारे में ना तो ख़वातीन को ख़ुद पता होता है, और फिर उसके बाद अंदर इंटरनली चेंजेस क्या, जब बात हद से बढ़ जाती है ना, जब आपको अंदर से उसने डैमेज कर दिया होता है, फिर हम किसी डॉक्टर को विज़िट करते हैं। तो उसके लिए बेहतर ज़रूरी ये है कि हम जो सही गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जिनको पता है, जिनको नॉलेज है, या ख़ुद अब तो इतनी आपके लिए आसानी आ चुकी है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन आस्क थ्रू द गूगल, जो आपकी लेटेस्ट स्टडी है उस पर कुछ ना कुछ एक्सपर्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे जो कि बता रहे होंगे आपको सारी ट्रीटमेंट, सारी थेरेपीज़। डॉक्टर शाबाना क्या हमारे साथ अगर मौजूद है तो उनको प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं ताकि उनसे जो है वो मज़ीद डिस्कशन की जा सके, क्योंकि एक जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हो और हमें बताएं कि गाइडलाइन क्या है, लेटेस्ट क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या थेरेपीज़ हैं जो कि आप अपने हार्मोनल सिस्टम को बेहतर करने के लिए, यहाँ पे क्योंकि आपकी बॉन्ड्स ब्रेक हो रही होती हैं और एक तो बुढ़ापा आ रहा होता है, ज़ाहिर है जब आप 45 या 50 की एज पे जाके, एक तो आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, फिर उसके बाद आपके अंदर ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं इसकी वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, और फिर इतने सालों से जो आपका मेंस्ट्रुएशन सिस्टम चल रहा होता है, मेनोपॉज की वजह से जब वो स्टॉप लगता है तो फिर उसके बाद से जो आपके अंदर इंटरनली क्या चेंजेस आते हैं, इसको आप किस तरीके से हील कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो कि ले लेनी चाहिए, किस उम्र तक क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवा लेने चाहिए ताकि आपके जो इंटरनली मसले मसाइल हैं ना वो कम हो जाए। क्योंकि अब ये पहले थी कि पुरानी ख़वातीन को भी तो ये चीज़ें पता नहीं थी और उन्होंने भी गुजारा, ये पुरानी बातें थी। उस टाइम पर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव था, आपका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं था, आप एक्सरसाइज, आपके हाउस होल्ड शोर्स इतने होते थे कि आप काम करते थे, और फिर उसके बाद जो है वो आपकी जो फूड है, डाइट है, वो बड़ी अच्छी होती थी।
आपकी ख़वातीन ना तो अपना टेक केयर पूरा करती हैं ठीक तरीके से और ना ही उन्हें कोई गाइड करने वाला होता है। डॉक्टर शबाना मुफ्ती साहिबा हमारे साथ मौजूद है जो कि सर्टिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट हैं। उनसे जो है वो हम गाइडलाइन लेंगे ताकि वो हमें बेहतर तरीके से बता सकें कि किस तरीके से जो है वो आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है बेसिकली ये है क्या, आपको इससे होता क्या है, क्योंकि आपके अंदर इंटरनली जैसे मैंने पहले बोला इतने हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको ख़ुद नहीं पता होता कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए ठीक है। डॉक्टर शबाना अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं चाहूँगी कि आप हाईलाइट करें ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है बेसिकली ये है क्या, और ख़वातीन को जब मेनोपॉज होता है तो उसके बाद ऐसे क्या क्या डाइट है या ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अंदर इंटरनली बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैन यू हियर मी? आई डोंट इवन नो इफ यू कैन हियर मी। यस आई कैन हियर यू डॉक्टर साहिबा, बताइएगा मुझे। मैं आपसे, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं मेनोपॉज के बाद ये किस एज से स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या क्या थेरेपीज़ हैं जो लेनी चाहिए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जी कि हमें ये पता करना चाहिए कि एकदम क्या वेव आई है कि हम मेनोपॉज के बारे में बात करना शुरू कर दी है, क्योंकि पीछे 25 साल से जो है खामोशी थी कि मेनोपॉज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। जी जी क्यों जी 2012 में एक स्टडी आई थी अमेरिका के अंदर WHI की, जिसमें उन्होंने कहा कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं लेनी चाहिए, उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। अब जो पिछले साल 2022 में NAMS नॉर्थ अमेरिकन मेनोपॉज सोसाइटी की और एक और अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजी, जहाँ से तमाम गायनोकोलॉजिस्ट बोर्ड सर्टिफाइड होते हैं, उन्होंने एक नई गाइडलाइन जो है पिछले साल रिलीज की है और तमाम मिस इन्फॉर्मेशन उस स्टडी को नल एंड वाइट किया। उन्होंने कहा है कि बहुत रेयर ब्रेस्ट कैंसर होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो औरतों को मेनोपॉज हो जाता है उन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट से जाकर बात करें, और अगर उनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जल्द से जल्द शुरू कर दें, क्योंकि मेनोपॉज औरतों ने, अब आपने कोई क्वेश्चन ये किया था जो मैंने शायद पहला हाफ मिस कर दिया था कि मेनोपॉज होता क्या जी। जब और जी जो औरतें जो होती हैं उनके पीरियड रेगुलर होते हैं, उनकी ओवरीज होती हैं एक हार्मोन पैदा कर रही होती हैं एस्ट्रोजन का। तो ये जो एस्ट्रोजन होता है जब आपकी 40s के बाद आपके ना लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं, ओवरीज जो हार्मोन पैदा करती हैं उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड कभी इरेगुलर होते हैं, इसे कहते हैं पेरीमेनोपॉज। ये जो पेरीमेनोपॉज होता है इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपकी हिस्ट्री से पता चलता है कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं या आपके पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं। इसमें फिर भी प्रेगनेंसी हो सकती है, हम आपको बर्थ कंट्रोल दे देते हैं, लेकिन जब आपकी 48 एज हो जाती है और आपको सिम्टम्स, हॉट फ्लैशेस और ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो हम आपको कहते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल करें। और 50 या 51 में जाके आपके पीरियड पूरे साल के लिए जब ख़त्म हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर एस्ट्रोजन की बेतहाशा कमी हो गई है और जो औरत के एग्स हैं वो बहुत कम रह गए हैं और अब उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रही, मेनोपॉज हो गया ऑफिशियली उसे, जब पीरियड एक साल के लिए ख़त्म हो जाता है। आपका फिर मेरा ख्याल दूसरा क्वेश्चन था कि ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है, अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं पिछले साल, इसके मुताबिक अब जो औरतें उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और मेनोपॉज के सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अगर आपको रिस्क फैक्टर नहीं है तो वो कहते हैं कि जी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ वेरी बेनिफिशियल। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और इसको इस्तेमाल करने से औरतों की जो है लाइफ जो है उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और आपके जी 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 कंप्लीट तो हार्मोन जी आई एम सॉरी आप कंप्लीट कीजिएगा। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज इंडिकेटेड अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो आपका जो इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, आपका एक FSH का लेवल होता है फीमेल हार्मोन मेनोपॉज का, पेरीमेनोपॉज का जो होता है कोई टेस्ट नहीं होता। अगर आपके पीरियड खत्म हो गए, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, वी कैन टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑल्सो, तो फिर आपको जाके गायनोकोलॉजिस्ट से बात करें कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके रिस्क फैक्टर कोई नहीं है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज वेरी बेनिफिशियल। ओके और अगर दिस इज़ राइट, एट व्हाट एज ये आप रिकमेंड करते हैं, किस एज पे जाके ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी? एवरेज एज जो होती है ना वो मेनोपॉज की होती है 50-51। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो पहले भी हो सकता है, और जब आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं तो फिर हम आप इसको रिकमेंड करते हैं ये देख के कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका कोई ब्रेस्ट कैंसर पर्सनल तो नहीं है, आपका कोई स्ट्रोक या हार्ट डिजीज़ पर्सनल तो नहीं है।
तो फिर उसको देख के कोई थ्रोम्बोएम्बोलिक आपको यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का कोई डिजीज तो नहीं है, तो हम उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जब मेनोपॉज हो जाए तो उसको स्टार्ट कर। ओके, ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर ये भी बताइएगा, हमारी जब बात हो रही थी मेल मेनोपॉज के मुतालिक, मैं चाहूँगी आप उसके बारे में भी हमारी ऑडियंस को थोड़ा गाइड करें। मेल मेनोपॉज देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये टर्मिनोलॉजी किसने पैदा किया, या तो ये मीडिया ने क्रिएट किया या किसी फेमिनिस्ट औरत ने पैदा कर दिया। इट्स अ मिसनोमर, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जितनी औरतें प्लैनेट अर्थ में हैं उन सबको मेनोपॉज, क्योंकि वो एक एग के रिजर्व के साथ पैदा होंगे, उनकी ओवरीज में एग जो कि एस्ट्रोजन पैदा कर रहे हैं, तो उन्होंने 50-51 में जाके उनको मेनोपॉज हो जाना है 100% औरतों। आदमियों को ये नहीं हो। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर शबाना, वक्त की बड़ी किल्लत है, आपसे गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही। इंशाल्लाह आपको फिर भी प्रोग्राम में बुलाएंगे ताकि आपसे मज़ीद इस बारे में डिस्कशन की जा सके। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।